छात्रों, आज हम पुनः एक नए शीर्षक को लेकर उपस्थित हुए हैं, जिसका नाम है काल। काल का अर्थ है समय। काल क्रिया का एक प्रमुख घटक है। क्रिया के व्यापार का समय निर्धारण काल के द्वारा होता है। इससे क्रिया के व्यापार के समय के साथ साथ उसकी पूर्णता और अपूर्णता की अवस्था का भी पता चलता है। क्रिया का व्यापार कब संपन्न हो रहा है या होगा, इसका बोध होता है। कार्य व्यापार समय और उसका पूर्ण या अपूर्ण अवस्था का बोध कराने वाली क्रिया के रूपांतरण को काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से कार्य संपन्न होने का समय ज्ञात हो, वह काल कहलाता है। काल की परिभाषाएं। सबसे पहले डॉक्टर हरदेव बाहरी के अनुसार काल क्रिया के उस रूपांतरण को कहते हैं जिससे क्रिया के व्यापार और उसकी पूर्ण या अपूर्ण अवस्था का बोध होता है। डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद के अनुसार क्रिया के उस रूपांतरण को काल कहते हैं जिससे उसके कार्य व्यापार का समय और उसकी पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का बोध हो। इसके बाद काल के भेद की चर्चा करेंगे। काल 3 प्रकार के होते हैं: वर्तमान काल, भूतकाल तथा भविष्यत काल। अब हम वर्तमान काल के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। जिस क्रिया से कार्य के वर्तमान समय में संपन्न होने का बोध हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे मैं बाजार जाता हूँ, तुम बाजार जाते हो, वह बाजार जाता है। ऊपर के तीनों वाक्यों में जाने क्रिया का व्यापार वर्तमान में संपन्न हो रहा है। वर्तमान काल के भेद। वर्तमान काल के 5 भेद हैं: सामान्य वर्तमान काल, तात्कालिक वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल तथा संभाव्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल क्या होता है, इसको जानेंगे। पहले सामान्य वर्तमान काल जिस क्रिया का होना या करना सामान्य रूप से वर्तमान समय में ही मालूम हो उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे मैं जाता हूँ, तुम जाते हो, यह जाता है, यह जाती है, वह आता है, वह देखता है, बच्चा रोता है, श्याम पत्र लिखता है। तो ये सभी वाक्य सामान्य वर्तमान काल के उदाहरण हैं। तात्कालिक वर्तमान काल जिस क्रिया में कार्य होने या करने की निरंतरता वर्तमान समय में मालूम हो उसे तात्कालिक वर्तमान काल कहते हैं। इसमें क्रिया का वर्तमान काल में लगातार होते रहने का बोध होता है। इसमें क्रिया के व्यापार को पूर्णता का बोध नहीं होता। जैसे मैं जा रहा हूँ, वह आ रहा है, मैं पढ़ रहा हूँ, वह गा रहा है, बच्चा रो रहा है, श्याम पत्र लिख रहा है। तो ये उदाहरण तात्कालिक वर्तमान काल के हैं। इसके बाद पूर्ण वर्तमान काल जिस क्रिया के होने या करने की पूर्णता का बोध वर्तमान काल में हो उसे पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे उसने खाया है, मोहन ने पढ़ा है, वह आया, लड़के ने पुस्तक पढ़ी। इसके बाद हम देखेंगे संदिग्ध वर्तमान काल जिस क्रिया से कार्य होने या करने में संदेह प्रकट हो उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे राजेश पढ़ता होगा, मोहिनी खाती होगी, राम खाता होगा, वह पढ़ता होगा, बच्चा रोता होगा, श्याम पत्र लिखता होगा। इस प्रकार के वाक्यों में संदेह की स्थिति बनी हुई है। ये उदाहरण संदिग्ध वर्तमान काल के हैं। इसके बाद एक होता है संभाव्य वर्तमान काल जिस क्रिया से कार्य के होने या करने की संभावना का बोध हो उसे संभाव्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे देखो घर पर वह आया है, रमा बाजार गई हो, वह आया हो, वह लौटा हो। इस प्रकार से इसमें
संभावना प्रकट होती है। इसके बाद अब हम देखेंगे भूतकाल के लिए कि भूतकाल क्या होता है और इसके भेद क्या क्या होते हैं। जिससे क्रिया के व्यापार की समाप्ति का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे राम घर गया था, सोहन मेरे यहाँ आया था। भूतकाल के भेद, भूतकाल के 6 भेद होते हैं। सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल तथा हेतु अहेतुमद भूतकाल। सामान्य भूतकाल, जिससे क्रिया के व्यापार की बीते हुए समय में समाप्त होने की सामान्य सूचना मिलती है, उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे मोहन गया, राधा गई, बच्चा गया, श्याम ने पत्र लिखा, मोहन आया, सीता गई। इसके बाद आसन्न भूतकाल। आसन्न का अर्थ है निकट या समीप, जिससे क्रिया के व्यापार की समाप्ति की निकटता स्पष्ट हो उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। जैसे राम अभी आया है, मैं अभी चला हूँ, मैंने अभी आम खाया है, बच्चा अभी आया है, कमल अभी गया है, अभी अभी राधा सो गई। उपर्युक्त वाक्यों में आया है, चला है, खाया है, गया है तथा गई है क्रियाओं से स्पष्ट है कि कार्य पहले समाप्त हो गया परंतु उसका प्रभाव शेष है। इन क्रियाओं से कार्य की निकटता भी से लक्षित होती है। इसके बाद पूर्ण भूतकाल, जिससे क्रिया के व्यापार की पूर्ण समाप्ति का बोध हो उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे उसने पढ़ा था, वह मेरे यहाँ आया था, वह आया था, उसने मुरारी को मारा था, श्याम ने पत्र लिखा था, बच्चा आया था। यहाँ क्रिया के भूतकाल में ही पूर्णता संपन्न होने का भाव स्पष्ट होता है। उसके बाद है अपूर्ण भूतकाल, जिससे क्रिया के व्यापार की समाप्ति की अपूर्णता प्रकट हो उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे श्याम खेल रहा था, माया सो रही थी, सुरेश गीत गा रहा था, गीता सो रही थी, बच्चा आ रहा था, श्याम पत्र लिख रहा था। ऊपर के वाक्यों में खेल रहा था, सो रही थी, गा रहा था, सो रही थी, आ रहा था, लिख रहा था आदि क्रियाओं से उनके व्यापार को अपूर्णता लक्षित होती है। इनसे स्पष्ट होता है कि क्रिया की समाप्ति में अभी अपूर्णता है। इसके बाद संदिग्ध भूतकाल, जिसमें क्रिया के व्यापार की समाप्ति में संदेह प्रकट हो उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जैसे शायद तुमने देखा होगा, आपने कहा होगा, तुमने गाया होगा, उसने खाया होगा, बच्चा आया होगा, कमल गया होगा। ऊपर के वाक्यों में देखा होगा, कहा होगा, गया होगा, खाया होगा, आया होगा, गया होगा क्रियाओं से ये निश्चय नहीं हो पाता है कि काम पूरा हुआ या नहीं। इसके बाद होता है हेतु अहेतुमद भूतकाल। इससे ये पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में संपन्न हो सकती थी परंतु किसी कारण नहीं हो सकी, उसे हेतु अहेतुमद भूतकाल कहते हैं। जैसे यदि वह पढ़ता तो उत्तीर्ण हो जाता, यदि वह आता तो मैं भी जाता, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, श्याम ने पत्र लिखा होता तो मैं अवश्य आता। ऊपर के वाक्यों में क्रियाओं में काम की पूर्णता का बोध नहीं होता वरन संभावना प्रकट होती है कि एक काम संपन्न होता तो दूसरा काम भी हो जाता। हेतु अहेतुमद भाव का अर्थ है कार्य और कारण का संबंध। हेतु अहेतुमद भूत में 2 बातें होती हैं जो कार्य कारण को सूचित करती हैं। कारण पर ही कार्य निर्भर है। हेतु अहेतुमद भूतकाल में 2 बातों का होना कहा जाता है जिसमें पहली बात दूसरी बात पर निर्भर होती है, अर्थात कारण के अभाव को दिखाकर कार्य के न होने को दिखाया जाता है। इसके बाद है भविष्यत काल, जिससे क्रिया के व्यापार का आने वाले समय में किया जाना या होना सूचित हो उसे भविष्यत काल
कहते हैं, जैसे रोहित शाम को आएगा, रवि कल घर जाएगा। इसके बाद भविष्यत काल के भेद। भविष्यत काल के प्रमुख 3 भेद माने गए हैं। यद्यपि इस विषय में विद्वान एक मत नहीं है। कुछ विद्वान भविष्यत काल के 2 भेद मानते हैं, तो कुछ विद्वान भविष्यत काल के 3 भेद मानते हैं। तो आज हम भविष्यत काल के 3 भेदों को देखेंगे। सामान्य भविष्यत काल, संभाव्य भविष्यत काल तथा हेतु अहेतु मद भविष्यत काल। सामान्य भविष्यत काल, क्रिया के जिस व्यापार से काम का आने वाले समय में होने या करने की सूचना मिले उसे सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। जैसे राम पुस्तक पढ़ेगा, मैं पुस्तक पढ़ूंगा, मैं पढ़ लूँगा, वह जाएगा, श्याम पत्र लिखेगा, हम घूमने जाएंगे। इसके बाद संभाव्य भविष्यत काल, क्रिया के जिस व्यापार से काम के आने वाले समय में होने या करने की संभावना व्यक्त हो उसे संभाव्य भविष्यत काल कहते हैं। जैसे शायद राम आए, लगता है वह चला जाएगा, संभव है रमेश कल आए, शायद आज वह आए, संभव है श्याम पत्र लिखे। संभाव्य भविष्यत काल से अनुमान, अनुमति, इच्छा, आशीष, विधि आदि जैसे भाव का बोध होता है। जैसे अनुमान का उदाहरण है, संभव है वह वहाँ अभी तक नहीं होगा। अनुमति, अब मैं यहाँ से जाऊँ। विधि आदेश, तुम कल मेरे निवास पर आना। इच्छा, प्रभु सबकी इच्छा सबकी रक्षा करें। आशीष, युग युग जियो। इसके बाद है हेतु अहेतु मद भविष्यत काल। इसमें एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर करता है। जैसे वह आए तो मैं जाऊं, वह कमाए तो खाए, यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी। तो इस प्रकार से छात्रों आज हमने काल के विषय में देखा कि काल 3 प्रकार के होते हैं। वर्तमान काल 5 प्रकार का होता है, भूतकाल 6 प्रकार का होता है, भविष्यकाल 3 प्रकार का होता है। विस्तार से आज हमने इसकी चर्चा की और मैं समझता हूँ छात्रों कि आपने इसको समझा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।